हेलो गाइस। सो दिस इज मंजीत मौर्य एंड आज के वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान के विशेष विज्ञान अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने कर्म विज्ञानी सामान्य विज्ञान आदि जो षड पदार्थ के टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम विशेष विज्ञानी के बारे में देखेंगे, उसका परिचय क्या है, उसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति, उसका लक्षण क्या है, व्याख्या क्या है और उसके क्या भेद है, उसका आयुर्वेद में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेष का परिचय परिचय तो वैशेषिक दर्शन ने क्या है, विशेष को पांचवा पदार्थ माना है और इस दर्शन के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष उसका वर्णन किया है। मतलब जो भी पदार्थ हैं या फिर जो भी चीज़ें कपिल दर्शन ने बताए उसमें उन्होंने उसके विशेष परस्पर विशेष के बारे में बात की। इसी कारण से उन्होंने अपने दर्शन का वैशेषिक दर्शन का नाम रखा है। ठीक है, विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विशेष पदार्थ भेद। तो विशेष के हिसाब से विशेष पदार्थ भेदम अधिकृतम कृतम शास्त्रम वैशेष, मतलब विशेष प्रकार से पदार्थ के जो भेद बताए गए हैं, इसी कारण से इस दर्शन के नाम को वैशेषिक दर्शन या वैशेषिक शास्त्र रखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि विशेष पदार्थ का सर्वप्रथम वर्णन परमाणु के सिद्धांत के संबंध में किया गया था। जो विशेष पदार्थ है उसका जो सबसे पहली बार वर्णन किसमें परमाणु के सिद्धांत के संबंध में किया गया था कि जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु का दूसरे समान जातीय परमाणु से अंतर को ही हम क्या विशेष, मतलब समानता से अलग, सिमिलरिटी से अलग होना, उसको विशेष कहा गया है। तो किसी भी दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन हम उसके विशेष मतलब डिसिमिलरिटीज के द्वारा ही बता सकते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच का जो अंतर है वो विशेष द्वारा ही बताया जाता है। विशेष शब्द को स्पष्ट रूप से वर्णन कड़ात के वैशेषिक सूत्रों में नहीं मिलता। इसका वर्णन केवल प्रसवपाद ने अपने भाष्य में किया है। कड़ात को क्या है, नित्य पदार्थों में रहने वाले अंत्य विशेष पदार्थों का ज्ञान था। यह अन्यत्र अन्य भेदों विशेष सभ्य इस सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, परंतु साक्षात में उसका वर्णन नहीं किया गया था लेकिन वैशेषिक सूत्रों में विशेष को जाति के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब चरक संहिता के जो षट पदार्थ हैं उसमें से विशेष का दूसरा स्थान है। सामान्य के बाद विशेष क्या है, षट पदार्थों में चरक के दूसरा स्थान ग्रहण करता है और सामान्य और विशेष पदार्थों को चिकित्सा में महत्व होने से इन्हें षट पदार्थों में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है। अब इसके बाद देखते हैं विशेष शब्द की निरुक्ति क्या है, ये कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो विगता शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है। तो विगता शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है, जिसका मतलब होता है विशिष्टता युक्त, अंतर या अनोखा चिन्ह, मतलब डिसिमिलरिटीज, क्या अलग चीज है उसमें। तो वस्तुओं में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को हम विशेष कहते हैं। जो दो वस्तुओं में भेद कराते हैं उस चीज को हम विशेष कहते हैं। और विशेष के लक्षण में देखते हैं, विशेष के जो लक्षण हैं या फिर उसके डेफिनेशन व्याख्या देखते हैं। तो नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यार्थको विशेषः, तो जो नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यार्थको मतलब अपरवर्जन करने वाले को विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्य में रहने मतलब हमेशा द्रव्य में रहने वाले, अपरवर्जन मतलब डिफ्रेंशिएशन कराने वाले जो भाव है उसको हम विशेष कहते हैं। अब पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और आकाश काल दिशा आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को ही हम विशेष कहते हैं। उदाहरण, एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाले पदार्थ को विशेष कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो सामान्य विशेष इति बुद्धिय अपेक्षम। ठीक है, तो सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। अगर हमारे पास मस्तिष्क मतलब युक्ति ना किया जाए तो हम सामान्य और विशेष का भेद नहीं कर। इसके बाद देखते हैं अन्य अन्योत्रा विशेषव्य, मतलब अन्यत्र अंत्य विशेष कहा गया है। जो अंत्य विशेषों के अलावा जो सब है वो सामान्य विशेष हैं। तो अन्यत्र अंत्य विशेष कहा गया है, जो अंत्य विशेष के अलावा जो सभी हैं उनको सामान्य विशेष कहा गया है। ठीक है, सामान्य विशेषों की यह जातीय अंत में अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ से भिन्न होते हैं। जो सामान्य उनमें गुण होते हैं उनसे क्या होते हैं, ये जो जातियां हैं वो उनसे भिन्न होती हैं। अब चरक संहिता के अनुसार देखते तो रास ऋतु विशेष, मतलब जो किसी
चीज़ वस्तु का ह्रास करने का कारण होता है, उसे विशेष कहते हैं। जैसे हम लोग ने सामान्य इससे पहले वीडियो में सामान्य में देखा था कि जो क्षय का कारण मतलब वृद्धि का कारण होता है, उसे सामान्य कहते हैं। उसी प्रकार जो उसके विपरीत गुण वाला होता है, वो ह्रास का कारण होता है। तो मतलब किसी एक जैसे कफ का गुण है स्निग्ध, तो उसके विरुद्ध गुण वाले अगर पदार्थ का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कफ का ह्रास होता है। इसी कारण विशेष क्या होता है, ह्रास का कारण बनता है या फिर उसके कमी करने का कारण बनता है। अब विशेष वस्तु पृथक्तता। अब विशेष वस्तु पृथक्तता मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो विशेष चीज़ें होती है वो दूसरों से अलग होते हैं। मतलब जो पृथक चीज़ होती है, पृथक करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करती है, उसे हम विशेष कहते हैं। और विशेष वस्तु विपर है, जो विपरीत भाव का बोध कराता है, उसे भी विशेष कहते हैं। मतलब जो अलगाव का बोध कराता है, उसे हम विशेष कहते हैं। अब कारिकावली के अनुसार हम देखते हैं अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषण परिकीर्तिता। तो जो सबसे अंतिम और नित्य द्रव्य में रहता है, उसे विशेष कहते हैं। मतलब सबसे लास्ट तक रहने वाला और नित्य मतलब हमेशा बने रहने वाले गुण को या फिर भाव को हम विशेष कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं विशेष के भेद। विशेष के क्या टाइप्स हैं? तो विशेष परमाणुओं के भेद को दर्शाता है। तो परमाणु अंततः है, अतः विशेष के भी अनंत है। परमाणु क्या है? अनंत है। बहुत सारे परमाणुओं की संख्या नहीं गिनी जा सकती। इसी कारण परमाणुओं को भेद करने वाले इस गुण को मतलब जो भाव है उसे वो भी अनंत है। इसीलिए विशेष भी क्या है? अनंत है। तो जैसे हम लोग ने सामान्य में देखा था कि सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। उसी प्रकार विशेष भी 3 प्रकार के हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो हम देखते हैं सबसे पहले द्रव्य विशेष के बारे में। तो द्रव्य विशेष में देखते हैं जब बढ़े हुए द्रव्य विषय को घटाने के लिए अन्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, तब उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। मतलब जब बढ़े हुए द्रव्य या विषय को मतलब मान के चलिए शरीर में मांस की वृद्धि हुई है, तो उसको घटाने के लिए हम क्या होता है, मांस होने पर वृद्धि होने पर क्या करते हैं, अस्थि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शरीर में अगर मांस की वृद्धि हो गई तो हम अस्थि का प्रयोग करेंगे कि जिससे क्या होगा, मांस का ह्रास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद गुण विशेष में देखते हैं। तो जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है, तब उसे गुण विशेष कहते हैं। तो शरीर में वात की वृद्धि है तो हम तेल का प्रयोग करें, क्योंकि वात का रुक्ष होता है और तेल स्निग्ध होता है। उसके विपरीत गुण या फिर विरुद्ध गुण या जो उसका समान गुण है, उससे विशेष गुण का हम जब प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वात का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, उसके बाद कर्म विशेष में देखते हैं जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य को घटाया जाता है, तो उसे हम कर्म विशेष कहते हैं। ठीक है, तो कर्म जैसे शरीर में कफ वृद्धि होने पर हम व्यायाम आदि कर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, कफ घटता है। अब आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष के 2 भेद बताए गए हैं, एक विरुद्ध विशेष और एक अविरुद्ध विशेष। तो विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष ये क्या है, विशेष की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो विशेष शब्द से विरोधी या विपरीत का अर्थ लिया जाता है। अब विरुद्ध विशेष शरीर के संपर्क से ह्रास का कारण होता है। वात से विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग से क्या होता है, वात का समन होता है। वैसे अविरुद्ध विशेष क्या ह्रास या वृद्धि का कारण नहीं होता। और देखते हैं पृथ्वी का अनुष्ण शीत स्पर्श वात के शीतत्व में न हो तो ह्रास करता है और न ही वृद्धि। तो अनुष्ण शीत जो पृथ्वी का गुण अगर वात के शीतत्व में नहीं रहता है, तो वो उसका न कारण बनता है वृद्धि का, न उसका ह्रास का कारण बनता है। इसलिए और जो अविरुद्ध विशेष है वो न ह्रास का कारण है न वृद्धि का, लेकिन जो विरुद्ध विशेष है वो उसके ह्रास और वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, फिर भी किसी न किसी अन्य कारणवश ह्रास हो जाता है। उदाहरण, बहते हुए जल पर बांध बनाने से बांध की दूसरी ओर जल में कमी पाई जाती है। यह कमी पूर्व स्थित बांध द्वारा जल के रोक देने के कारण होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विरोधी भाव न होते हुए अविरुद्ध विशेष रूप से हार। अब पहले उसने बोला था कि जैसे इसमें मेजर हमें ह्रास या फिर चेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्या है, थोड़े मोड़े चेंजेस दिखने वाले अप्रत्यक्ष विरोधी भाव होते हैं इसमें भी, जिसके कारण ह्रास या फिर उसकी वृद्धि देखी जाती है। उसके बाद द्रव्य गुण और कर्म के परिचय में मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, तो उसमें देखते हैं चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांतों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विपरीत विषयों से ही चिकित्सा की जाती है। मान के चलिए हमें कोई ज्वर रोग है, तो वो ज्वर को ठीक करने वाले विपरीत गुणों का ही चिकित्सा लेकर हम ज्वर का शमन करते हैं। इसी प्रकार यह चिकित्सा द्रव्य को देखकर, द्रव्य के गुणों को देखकर या कर्म को देखकर की जाती है। अब द्रव्य विशेष के आधार
मानकर चिकित्सा, जैसे द्रव्य विषाद को आधार मानकर चिकित्सा करेंगे तो मांस वृद्धि में क्या होता है, अस्थि, यव या फिर गवे धूप आदि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वातवर्धक हैं। तो वातवर्धक होने के कारण ये मांस का क्षय करेंगे। उसके बाद विष को कम करने के लिए अश्वमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जंगम विष को कम करने के लिए स्थावर विष का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोनों की गति अपोजिट्स होते हैं, तो ये एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। और श्लेष्म वृद्धि में क्षार का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह हो गया द्रव्य विशेष के आधार पर चिकित्सा की जाने वाली पद्धति। उसके बाद गुण विशेष पर क्या क्या आधार मानकर क्या चिकित्सा की जाती है, तो उसमें सबसे पहले आता है कफ वृद्धि में लघु रुच उष्ण और एवं विषाक्त गुण युक्त वाला चीज़ें खाना या फिर आहार का सेवन करना। जैसे कफ क्या है, स्निग्ध गुण वाला है, शीत गुण वाला, तो उसके विपरीत वृक्ष लघु तीक्ष्ण, ये सारे जो गुण हैं उनके विपरीत या विशेष गुण होने के कारण उसका ह्रास करते हैं। अब कफ वृद्धि में श्लेष्म विपरीत गुण युक्त मधु का प्रयोग करना, वही बताया गया है यहाँ पे भी। अब कर्म विशेष को आधार मानकर जो चिकित्सा जाता है, जैसे कफ वृद्धि में व्यायाम करना, यह कर्म विशेष चिकित्सा हो गई। उसी प्रकार वात वृद्धि में शयन करना और कफ वृद्धि में धावन प्लवन आदि करना, मतलब वही करना व्यायाम आदि। और उरु स्तंभों में नदी की विपरीत दिशा में तैरना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके कर्म विशेष। इसके बाद विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता आ गई, ठीक है। तो सामान्य विशेषम इति बुद्धि, मतलब सामान्य में विशेष बुद्धिगम्य होता है। तो सामान्य में विशेष को जानने के लिए बुद्धिमत्ता की होना जरूरी है। जिसमें गोत्र व जाति से गायों की समानता को दर्शाया जाता है, उसी तरह गोत्र व जाति से घोड़ों आदि के गायों से अलग दिखाया जाता है। जैसे अगर हम गाय ले लें और घोड़े ले लें, तो जो गाय है उनमें गोत्र व जाति देखने को मिलेगी, लेकिन वो घोड़ों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे घोड़े क्या है, गोत्र से विशेष होने के कारण उनको गायों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसी के बाद विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता आ गई, तो आयुर्वेद चिकित्सा के अधिकतर सिद्धांत विशेष या फिर सामान्य पे ही निर्धारित करता है। इसमें भी गुण विशेष का अधिक उपयोग किया जाता है। एज कम्पेयर टू द्रव्य और कर्म, गुण विशेष का अधिक उपयोग किया जाता है। बढ़े हुए दोषों का ह्रास उनके विपरीत गुणों के द्रव्यों से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विशेष का उपयोग व्याधि के संक्षेप निदान में होता है। एक व्याधि का विशेष लक्षण ही उन अन्य व्याधियों में भिन्न होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ व्याधियों और उनके विशेष लक्षण देखते हैं। तो वातिक शोथ में विशेष लक्षण दिवावली शोथ, मतलब उसके अपोजिट लक्षण। जैसे अगर कफश शोथ हुआ तो रात्रि वाली शोथ उसके विशेष लक्षण हो गया। अगर छतस काश है तो उसके बाद परावत इवापूजन, मतलब ये इनके क्या हो गए, विशेष लक्षण होते हैं। अब शरीर के रचनात्मक ज्ञान में विविध अवयवों में विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही उनका ज्ञान किया जाता है। शरीर का जो रचनात्मक ज्ञान है उसके विविध जो अवयव हैं उसका विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही ज्ञान किया जाता है। जैसे अगर पूरा शरीर हो तो हाथ के कार्य के जो विशिष्ट लक्षण है, मतलब हाथ के कार्य करने के जो लक्षण है, पैर के लक्षण जो है, तो वो विशिष्ट होने के कारण ही हम उनका ज्ञान कर पाते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि वो चल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो पैर द्वारा, मतलब पैर अवयव से चलने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता दिखाता है। रोग एवं रोगी परीक्षा का आधार भी विशेष है। रोगी के दो से दूसरे के वैशिष्ट आधार पर भी हम क्या है, चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। अब सामान्य विशेष सिद्धांत, अब सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में देखते हैं तो इसके प्रणेता कौन है, तो सामान्य विशेष सिद्धांत चरक संहिता की मौलिक देन है। मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत मोस्टली चरक संहिता द्वारा दी गई है। इसका पहले अध्याय में भी हम देखते हैं, चरक संहिता के पहले त्रिकम द्वितीय अध्याय में इसका उल्लेख देखते हैं। तो सामान्य विशेष सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मतलब क्या हाईलाइट्स हैं उसके, तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम रास ऋतु विशेष प्रवृत्ति रोगयश्चेत। इसमें क्या होता है, सामान्य सर्वदा, मतलब सभी, हमेशा, सर्वभावान, सभी भाव में या फिर सभी अवस्था में, सामान्य क्या है, वृद्धि का कारण होता है। और विशेष सभी अवस्थाओं में, सभी भाव में क्या है, पदार्थों के ह्रास का, उनके कम होने का कारण होता है। यह सिद्धांत चिकित्सा का मूल सिद्धांत। चिकित्सा करते समय, जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा करते समय यह सिद्धांत चिकित्सा का मेल होने के कारण चिकित्सा करते समय हम क्या, विषमता को प्राप्त दोषों को साम्य अवस्था में लाने का काम ही चिकित्सा कर्म होता है। तो जो वैद्य होते हैं जो न्यून दोष या धातु की पूर्ति करते हैं और बड़े हुए दोष धातु को, मतलब जो कम हो गए दोष धातु उनको बढ़ाते हैं सामान्य गुण से, और जो बड़े हुए दोष धातु रहते हैं उनको विपरीत या विशेष गुण से कम करते हैं। इस प्रकार हमें चिकित्सा में
सामान्य और विशेष का उपयोगिता देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हो राजेश व्याधि में क्या होता है, रोगी के क्या है, मांस अत्यंत छोटे हो जाते हैं। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग मांस बच्ची पशुओं का मांस खिलाने का विधान देते हैं। मतलब उस राजेशमा व्याधि में हम लोग मांस खाने का विधान बताया गया है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, सामान्य और विशेष क्या है, स्वयं किसी की वृत्ति या रास नहीं करते, अपितु इन जिनमें सामान्य या विशेष होते हैं ऐसे द्रव्यादि ही वृत्ति और अतः सामान्य विशेष तो ये उनके भाव हो गए, लेकिन जो द्रव्य है उनमें जो सामान्य और विशेष गुण है वो ही रास और वृद्धि का कारण होते हैं। ठीक है, सामान्य से वृद्धि तभी संभव है जब उसके विरोधी कारण का अभाव हो। मतलब मान के चलिए अगर हम सामान्य गुण दे रहे हैं लेकिन उसका विरोधी गुण भी उसी मात्रा में मिल रहा है उसको, तो फिर उसका हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अगर हम सामान्य दे रहे हैं और उसके विपरीत गुण कम है तो फिर हम सामान्य से वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आचार्य चक्रवाणी के अनुसार ये सब उसी का एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद सामान्य विशेष सिद्धांत के आयुर्वेद में क्या उपयोगिता देखने को मिलती है। तो सामान्य आयुर्वेद के प्रयोजन में उपयोगिता में धातु साम्य क्रिया च उक्त तंत्र शास्त्र प्रयोजन, धातुओं की जो विषमता हो गई है या फिर जो विकार आ गए हैं धातुओं में, धातुओं को बढ़ना या घटम, धातुओं का अपने साम्य अवस्था से बढ़ जाना या घट जाने को हम विषमता कहते हैं या फिर विकृति या विकार कहते हैं। तो बढ़े हुए घटे हुए जो धातु हैं उनको साम्य अवस्था में लाने का कार्य सामान्य और विशेष सिद्धांत द्वारा ही किया जाता है। अब उस चिकित्सा में इसकी क्या उपयोगिता देखी गई, तो वही हम लोग ने पहले भी देखा है कि सामान्य से वृद्धि करना, घटे हुए दोषों और धातुओं का और विपरीत गुणों से उसका ह्रास करना है। इसी प्रकार से हम चिकित्सा में भी उसकी उपयोगिता देखते हैं। पथ्य अव्यक्त्य निर्धारण, तो कब सामान्य और विशेष सिद्धांत का जो पथ्य अव्यक्त्य निर्धारण वो भी इसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। जैसे रोगी में बढ़े हुए दोषों के समान गुण वाले आहार विहार क्या होते हैं, उसके लिए अपथ्य है। अगर किसी रोगी के मांस धातु बढ़े हुए और अगर हम मांस के समान गुण वाले आहार विहार कर रहे हैं तो वो उसके लिए क्या है, अपथ्य, हानिकारक है। और उसके विपरीत गुण वाले जो आहार विहार होते हैं वो पथ्य होते हैं। ठीक है, अब रोग निदान में हम क्या देखते हैं सामान्य विशेष की उपयोगिता, तो हेतुओं के आधार पर वृद्धि प्राप्त दोषों का अनुमान किया जा सकता है। इसका आधार भी सामान्य विशेष सिद्धांत ही है। स्रोतों की दृष्टि में सामान्य हेतु के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो वही बताया गया, हेतुओं के आधार पर भी वृद्धि प्राप्त दोषों का अनुमान किया जाता है। ठीक है, अब सामान्य और विशेष में साधर्म्य और वैधर्म्य क्या है, तो सामान्य और विशेष दोनों क्या है, नित्य होते हैं, दोनों भाव पदार्थ हैं, दोनों का संबंध द्रव्य गुण और कर्म के साथ देखा जाए और दोनों बुद्धिगम्य है। दोनों को बुद्धिगम्य है, मतलब दोनों को अच्छा युक्ति युक्त के साथ करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद वैधर्म्य क्या देखते हैं, तो यह जाति का बोध कराता है और ये क्या है, व्यक्ति का बोध कराता है। सामान्य क्या है, पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन विशेष क्या है, जातियों में दो व्यक्ति या इंडिविजुअल का बोध कराता है। ये एकत्व का बोधक होता है, मतलब यूनिटी दिखाता है, और ये पृथकत्व का बोधक होता है। उसके बाद ये वृद्धि का कारण होता है, यह ह्रास का कारण होता है। ये तुल्यार्थता का बोधक है, ये अतुल्यार्थ बोधक है। यह अनेकों में पाया जाता है, यह एक में पाया जाता है, यह एक होता है, यह असंख्य होता है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक था आपका सामान्य और विशेष के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि जो विशेष अध्याय है उसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो विशेष शब्द की निरुक्ति में हम लोग ने देखा था विगता शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है जिसका अर्थ क्या होता है, अनोखा होना या फिर अलगाव होना। तो विशेष के लक्षण में सबसे पहले देखे तो नित्य द्रव्य वृत्तियो व्याप्त का विशेष, जो नित्य होता है द्रव्य वृत्ति में रहता है और व्याप्त का रहता है उसको हम विशेष कहते हैं। उसके बाद चरक संहिता में देखा था रास रहितो विशेष, फिर विशेषस्तु पृथकत्व विशेषस्तु मतलब जो रास का कारण होता है वो विशेष है, जो विशेष सबसे अलगाव का कारण होता है वो विशेष है, और जो विपरीत गुण वाला होता है वो विशेष कहलाता है। उसके बाद विशेष के भेद देखे तो सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार हमने 3 भेद देखे थे, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। और उसके बाद चक्रपाणी के अनुसार हम लोगों ने 2 विशेष देखे थे, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। विरुद्ध विशेष में क्या देखा था कि जो विरुद्ध भाव वाले होते हैं, अविरुद्ध में देखते हैं कि इसके कारण रास बड़े लेवल पे मतलब हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रास का कारण ये भी होता है। ठीक है, अब सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोगिता हमने देखा था, सामान्यम वृद्धि कारणम
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति मतलब सभी भाव में सभी कालों में क्या है, सामान्य क्या है, वृद्धि का कारण होता है और जो विशेष है वो ह्रास का कारण होता है। समान और विशेष में हम लोग ने फिर साधारण में देखा था कि दोनों क्या है, द्रव्य गुण और कर्म से निर्धारित होते हैं। दोनों का संबंध द्रव्य गुण कर्म से रहता है। सामान्य और विशेष दोनों क्या है, नित्य है, दोनों भाव पदार्थ है और दोनों क्या है, बुद्धिर्गम्य है। इसके बाद उनमें विधर्मता देखा था, एक जाति का बोध कराता है तो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल का बोध, एक व्यक्ति का बोध कराता है। या एक जो समान है वो एकत्व का है, तो जो विशेष है वो पृथकत्व का बोधक है। वृद्धि क्या है का कारण होता है समान, और रास का कारण होता है विशेष। ये तुल्यार्थता का बोधक होता है, ये अतुल्य अर्थता का बोधक होता है। और ये अनेकों में पाया जाता है, ये एक में पाया जाता है। और यह एक होता है, ये जो विशेष है वो अनेक होता है, असंख्य होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था सामान्य के और विशेष के बारे में। तो इस लेसन में हम लोग का विशेष अध्याय, जो विशेष सद पदार्थों में से जो विशेष टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ने प्रशस्त पाठ द्वारा जो बताया गया अभाव विज्ञानी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।